नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चलाए खबर दिन भर का। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को जो है यहां पर चुन लिया गया है। उन्होंने 452 मतों से चुनाव जीता है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 मत मिले। इस चुनाव की प्रक्रिया में 15 मत रद्द कर दिए गए, लेकिन एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के रूप में वे स्पष्ट विजेता जो है वो बनकर उभरे। इस जीत को लेकर एनडीए की राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने वाला जो है ये कदम माना जा रहा है, और ये सीपी राधाकृष्णन के एक उच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने का भी एक प्रतीक बताता है। आज सबसे पहले जब वोट शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है धीरे धीरे चालू हुई। इसके बाद तमाम सांसद, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उन्होंने एकाएक कर जो है अपना वोट डाला। आगे आपको बताते हैं कि उनकी ये जीत एनडीए की मजबूती का प्रतीक मानी जा रही है। और पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर की अगर उनकी बात करें तो प्रारंभिक जीवन जो है और जो शिक्षा रहा है उनका, वो दक्षिण भारत में है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। तो तमिलनाडु और खास तौर पे दक्षिण भारत के एक काफ़ी प्रमुख नेता के रूप में वो माने जाते हैं। उनकी अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीबीए की डिग्री जो है वो चिदम्बरम कॉलेज तिरुचिरापल्ली से प्राप्त की थी। तो शिक्षा के मामले में उन्होंने बीबीए की डिग्री जो है वो हासिल की थी। इसी के साथ आपको अब आगे बताते हैं कि उनका आरंभिक राजनीतिक जीवन किस तरीके से शुरू हुआ। 16 से 17 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़ने के बाद 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य जो है वो चुने गए थे। इसी के बाद अब अगर बात की जाए उनके आगे और राजनीतिक करियर की, यानी कि आरएसएस के बाद अब उनका प्रवेश होता है भारतीय जनता पार्टी की। 1996 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव जो है वो बनाया गया था। तो देखिए किस तरीके से आरएसएस के बाद अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है आगे उभरे, और कई सारी अहम भूमिकाएं भी जो हैं उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने से पहले निभाई। तो लोकसभा और संगठनात्मक अनुभव की अगर उनकी बात करें तो 1998 और 1999 में वो कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से बस सांसद निर्वाचित हुए थे। तो भाजपा की सीट से देखिए आपको बता दें 1998 और 1999 में जो है वो कोयंबटूर लोकसभा सीट से सांसद के रूप में जो है वो निर्वाचित हुए थे। उनका संसदीय कार्य जो है उसकी बात करें जाए तो संसदीय कार्य समिति टेक्सटाइल्स के अध्यक्ष भी जो है वो रह चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पीएसयू और वित्त संबंधी समस्याओं में और समितियों में भी उनका काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा। तो देखिए पढ़ाई क्योंकि उन्हें बीबीए से की है, इसी के चलते कहीं ना कहीं वित्त संबंधित जो समितियां हैं उनमें उनको जोड़ा गया। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी उनका काफ़ी बड़ा एक योगदान रहा है। तो सीपी राधाकृष्णन ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी बड़ा अपना एक भूमिका निभाई बतौर संसदीय कार्य मंत्री के नाते। 2001 में स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच समिति में भी वो शामिल थे। तो आपको बता दें किस तरीके से कॉमर्स और बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी उनकी काफ़ी बड़ी योगदान रहा। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आगे सन 2000 के बाद किस तरीके से पार्टी नेतृत्व और आगे चीज़ें जो है उन्होंने की। 2004 से 2007 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष हो रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा कितनी सक्रिय है ये आने वाले समय में पता लग सकता है कि जब अब उन्हें उपराष्ट्रपति का चुनाव में जीत हासिल हुई है, उसके बाद किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को फेवर मिलते हुए नजर आ सकता है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी वो 2004 से लेकर 2007 के बीच रहे। इस दौरान तकरीबन 90 से ज़्यादा दिनों तक उन्होंने तकरीबन 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा का भी आयोजन किया था, जिसमें नदी जोड़, आतंकवाद, समान नागरिकता सहित जैसे तमाम मुद्दे जो हैं वो शामिल थे। इन सभी मुद्दों पर जो है उनकी ओर से यहाँ पर जागरूकता फैलाई गई थी। कोयर बोर्ड अध्यक्ष और केरल प्रभारी भी जो हैं वो रहे हैं। तो कई सारी राजनीतिक गतिविधियों में उनका हिस्सा रहा है। कई सारे तमाम कार्यभार जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संभाले। 2016 से लेकर 2020 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इस दौरान कोयर नियंत्रण का रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन आपको बताते हैं 2532 करोड़ रुपए, यानी कि 2500 करोड़ रुपए से अधिक का रहा था जब उनका कार्यकाल रहा। 2020 से लेकर 2022 के बीच, यानी कि तकरीबन 2 साल तक वो बीजेपी के केरला के प्रभारी भी रहे हैं। तो दक्षिण भारत में काफ़ी सक्रिय उनकी भूमिका रही और बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में दक्षिण भारत में उनको जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं किस तरीके से राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक भूमिका जो है वो निभाई। पहली बार फरवरी 2025 में झारखंड के राज्यपाल जो है वो बने थे। उनको बीजेपी की ओर से झारखंड का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया था।
उसी वक्त आपको बता दें कि अतिरिक्त रूप से तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल और उपराज्यपाल भी जो हैं वो बनाए गए। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए, जबकि झारखंड में पहले 4 महीने से 24 जिलों की सैर जो है वो कर चुके हैं। झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, तो झारखंड के तकरीबन 24 जिले की जो है वो सैर कर चुके थे अपने शुरुआती 4 महीनों में। यह दिखाता है कि उनके ग्राउंड प्रभावित कार्यशैली किस तरीके से एक्टिव थी। एक नेता के लिए सबसे जरूरी होता है वो किस तरीके से जमीनी चीजों से जुड़ा रहे, और झारखंड में बतौर राज्यपाल बनने के बाद शुरुआती 4 महीनों में ही उन्होंने तकरीबन 24 जिलों का जो है यहाँ पर दौरा किया और ग्राउंड प्रभावित कार्यशैली जो है वो उन्होंने अपने सामने रखी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जो है वो 17 अगस्त 2025 को हुआ था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको एनडीए का उम्मीदवार यहां पर घोषित किया था। तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जो है उनको मैदान में उतारा गया था और उनके सामने जो है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया ब्लॉक के नेता थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, उनको उनके खिलाफ उतारा गया था। लेकिन एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की इस जीत में जो है एनडीए की जीत हुई है और तकरीबन 452 वोटों से जो है यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन ने अपनी जीत दर्ज कर अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए। 5 साल के लिए उनका पूरा कार्यकाल रहने वाला है। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से 21 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नामांकन के प्रस्तावित रूप में हस्ताक्षर किया था और जो है इसमें हस्ताक्षर भी किए थे, जो केंद्र नेतृत्व के मजबूत समर्थन को भी दर्शाता है। तो किस तरीके से उनके नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके साथ हस्ताक्षर करने पहुंचे थे। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई और लगातार जो है समर्थन तमाम एनडीए के नेता का जो है यहाँ पर उनको मिलते हुए नजर आया था। तो व्यक्तिगत रुचियां और छवि जो है वो आपको बता देते हैं क्या सीपी राधाकृष्णन की रही। खेल प्रेमी रहे हैं वो, शुरुआत से ही, चाहे कॉलेज के समय की बात की जाए तो वो टेबल टेनिस चैंपियन रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी रहे हैं। साथ ही क्रिकेट और वॉलीबॉल में भी उनकी काफ़ी रुचि रही। इसी के साथ खेल के अलावा यात्रा प्रेमी भी वो रहे हैं, यात्रा करना भी उनको काफ़ी पसंद है। वे यूरोप, एशियाई देश सहित अमेरिका, यूके, चीन, जापान आदि देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसी के अलावा आपको बता दें कई सारी रुचियों के अलावा वे मृदभाषी और विपक्ष के सौहार्दपूर्ण संबंध रखने वाले नेता के रूप में भी व्यतिगत। आपको एक किस्सा बताते हैं किस तरीके से डीएमके के एक नेता ने उन्हें गलत पार्टी में अच्छा आदमी कह डाला था। तो कई सारे ऐसे तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है जब आपसी मतभेद जो हैं नेताओं के बीच दिखते हैं अलग अलग पार्टियों के। लेकिन डीएमके के नेता, क्योंकि डीएमके काफ़ी बड़ी पार्टी तमिलनाडु के अंदर मानी जाती है, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, ऐसे में डीएमके के नेता ने तंज कसते हुए कह दिया कि देखिए गलत पार्टी में आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीतिक संवेदनाएं आपको बता दें किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारकर आने वाले जो तमिलनाडु के चुनाव हैं उसमें भी एक दाव खेला। उन्होंने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दक्षिण भारत में बीजेपी की छवि मजबूत करने में भूमिका जो है अपनी निभाई है। सीपी राधाकृष्णन क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में बीजेपी की जो छवि है तमिलनाडु के अंदर उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने में एक उनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही है। तमिलनाडु में चुनाव होने, ऐसे में इनके उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं एक जो छवि भारतीय जनता पार्टी की है वो और उभरते हुए नजर आ सकती है, जिसमें प्रोजेक्ट तमिलनाडु की रणनीति जो है वो भी लाई गई। चलिए अब आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझा देते हैं किस तरीके से उनका जो जन्म रहा वो 20 अक्टूबर 1957 में तमिलनाडु में रहा और तिरुपुर तमिलनाडु में जो है सीपी राधाकृष्णन का जन्म। शिक्षा में उन्होंने बीबीए किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने पूरी पढ़ाई की। शुरुआत में वो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और इसी के बाद वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी कि 31 जुलाई 2024 से अब तक, जब तक अपना कार्यभार संभालेंगे, वो वहाँ के राज्यपाल रहे। तो 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव रहे और इसी के साथ एक काफ़ी लंबा चौड़ा उनका जो है कोयम्बटूर में, आपको बता दें 1998 और 99 में वो वहाँ से सांसद भी नियुक्त हुए। 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु के बीजेपी के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो तमिलनाडु में किस तरीके से भाजपा की भूमिका रही है उसको सक्रिय करने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं वो 2016 से लेकर 2020 तक, यानी कि 4 साल कोयर बोर्ड अध्यक्ष जो है वो रहे थे। 2020 से लेकर 2022 तक जो है वो भाजपा के केरल में प्रभारी रहे और इसी के साथ 2023 में झारखंड राज्यपाल बने। अतिरिक्त प्रभार जो है उन्होंने तेलंगाना राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी संभाला था। इसी 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो नियुक्त हुए थे।
और आपको बता दें किस तरीके से तब से लेके अब तक जो है उन्होंने तमाम चीजें जो हैं अपने राजनीतिक हलचल में की। अब बीजेपी उनको एक दाव के रूप में भी खेलती हुई नजर आ रही है अगर राजनीतिक विश्लेषकों का माने, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तमिलनाडु में चुनाव होना है, तो भाजपा की बीजेपी की जो एक भूमिका है और जो एक छवि है खासतौर पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सक्रिय करने में और जो वोटर लिस्ट है, जो पूरा वोट शेयर है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें भी इजाफा देखने को अब मिल सकता है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और उनका पूरा जीवन शैली बता रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं वो नियुक्त हुए थे 2024 में। अब जो है वो 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में जो हैं अब देश में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद खबर दिन भर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें नेपाल में अगर आज का पूरा मामला आपको बताया जाए तो पूरे देश में जो है नेपाल में खास तौर पे शासन ने युवा और अभिव्यक्ति को सीमित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है नेपाल में भारी विरोध और हिंसा का जन्म जो हुआ है। जिस जन्मी हिंसा ने राजधानी काठमांडू में तमाम इमारतों को विनाश कर दिया, तो ग्राफिक और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में सरकार का जो है तख्ता पलट हो गया। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों से जहां पर जो है हिंसक रूप जो है इस पूरी वारदात में और घटना में ले लिया। नेपाल में सरकार जो है तख्ता पलट हो गया। लोग जो हैं लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तमाम ऐसे शहर रहे जहां पर जो है कर्फ्यू, खासतौर पर काठमांडू की बात की जाए क्योंकि नेपाल की राजधानी है, वहाँ के कई सारे इलाकों में जो है कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को जो है वहाँ पे तैनात किया गया था, जिसके बाद लगातार यही बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो वहाँ स्थिति है उसको नियंत्रित में लाया जा सके। लेकिन इतना ही नहीं, सामाजिक दबाव के चलते सरकार को उलटने पर भी जो है यहाँ लोगों ने उसे मजबूर कर दिया। अब मामला ये था कि देखिए 25 से लेकर 26 ऐप्स जो हैं उन पर बैन लगा दिया गया था सरकार की ओर से, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे तमाम ऐप्स शामिल थे। हालांकि बैन हटाने के बावजूद भी लोगों में गहरी नाराजगी और असंतोष जो है वो देखने को मिला था। नेपाल में हुई राजनीतिक नेतृत्व और विश्वसनीयता और लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए चुनौती जो है वो बना गया। नेपाल में जेनजी युवा पीढ़ी में भारी आक्रोश रहा, वही उनके इसी आक्रोश के चलते यह परिणाम आज नेपाल झेल रहा है। इस प्रदर्शनकारी जेनजी में अधिकांश की उम्र जो है वो 28 साल से कम बताई जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी आज यानी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और माना जा रहा है कि मौजूदा अशांति के लिए एक नए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन इसी बीच खबर आई कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले ने भी इस्तीफा दे दिया। तो नेपाल के बाद अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का भी यहां पर वादा किया है। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद देने का यहां पर दावा किया है। तमाम ऐसे कई सारे इलाके हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जहां पर जो भारी बारिश के चलते बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की बात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई। हिमाचल में पहले उन्होंने हवाई निरीक्षण किया, उसके बाद वहां पर कांगड़ा में लोगों से भी मुलाकात की। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया इस बाढ़ के चलते, जिनको हर संभव राहत प्रदान करने की बात यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे तमाम राज्य हैं आस पड़ोस के जिन्होंने सहायता प्रदान करने की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उसके बाद पंजाब हो चाहे हिमाचल हो, दोनों ही राज्यों में वहां स्थिति का जायजा लिया। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। वहीं प्रधानमंत्री का यह जन्मदिन उनका 75वां जन्मदिन होगा। इस मौके पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक बीजेपी विकल्प चलाएगी। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। पार्टी के लिए कोई नया
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो प्रवेश होने पर ही जैसे बच्चा जन्म लेने पर दाई गुड़ती देती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने पर ये पढ़ा दिया जाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं है, सेवा का माध्यम है। परंतु अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जा रहा है और 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसमें सघन सेवा प्रकल्प चलाए जाएंगे। उसी के लिए ही आज की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बकायदा दिशा निर्देश दिए जाएंगे और सेवा का क्षेत्र तो बहुत वास्ट है, बहुत जितना मर्जी सेवा के काम कर लो। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है, उसमें पौधारोपण भी हो सकता है, उसमें शिक्षा का कोई प्रकल्प भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का उसमें है। पर लेकिन उसमें इस पर लोगों की धारणा है कि जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए केक के ऊपर अगर पहला जन्मदिन है तो 1 मोमबत्ती जला दी जाती है, दूसरा जन्मदिन है तो 2 जला दी जाती है। तो हम मोमबत्तियाँ जलाने वाले लोग तो हैं नहीं हैं, इसलिए हमने ये रखा है कि 75वां जन्मदिन है, इसलिए जो काम करेंगे हम 75 की इकाई में करेंगे। कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो 75 जो है डोनर होने चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो एक जगह पर 75 पेड़ हमें लगाने चाहिए। इस प्रकार से 75-75 के उसमें हम ये काम करेंगे। ये अब प्राकृतिक आपदा है और इस बार पहले से बहुत ज़्यादा आई है। जितने क्लाउड बर्स्ट इस बार हुए हैं उतने आज से पहले नहीं हुए। हालांकि वो प्राकृतिक फिनोमेना है तो उसका क्लाउड बर्स्ट होने का और उसका पैमाना भी है कि अगर 1 मिनट में 100 mm बारिश आ जाती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो उससे भी जो सारा पानी जो पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट हुए वो सारा मैदानी इलाकों में आया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फ्रॉम MC टू CM एंड CM टू PM सब जो है मैदान में है और सब लोगों की सहायता के लिए घूम रहे हैं तो उसमें देख भी रहे हैं कि बाढ़ आने के कारण क्या क्या हैं और उनकी। यूपी के मेरठ की जेल में बंद मुस्कान की जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। असल में अपने पति सौरभ की हत्या के आरोप में 18 मार्च 2025 से सलाखों के पीछे मुस्कान बंद है। इन दिनों ना तो उसके माता पिता मिलने पहुंचे और ना ही कोई और रिश्तेदार मिलने पहुंचा। शायद यही कारण है कि वह जेल प्रशासन और साथ ही महिला बंदियों के साथ जो है अपना समय जो है वो काट रही है। अच्छा, आपको बता दें कि मुस्कान फिलहाल 6.5 महीने की गर्भवती भी है। वहीं जेल में बंद साहिल और मुस्कान की आपस में कोई मुलाकात नहीं होती है। जिस दिन दोनों की न्यायालय में पेशी होती है उसी दिन इनकी आपस में मुलाकात होती है। आपको दिखाते हैं जेल प्रशासन और इंडिया वॉइस के बीच हुई बातचीत का कुछ हिस्सा। देखिए। मामले में बंद जेल में मुस्कान अब प्रेग्नेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी। सर, मुस्कान जेल में बंद है, बताया जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट महिलाओं की जो SOP होती है उसके अनुसार हमें नियमित रूप से जेल के चिकित्सक के द्वारा उनका चेकअप कराना होता है। नंबर 2, बाहर से गायनोकोलॉजिस्ट बुलाकर महीने में 1 या 2 बार चेकअप कराना होता है। नंबर 3, यदि गायनोकोलॉजिस्ट और जेल के चिकित्सक बाहर अल्ट्रासाउंड आदि रिकमेंड करते हैं वो हम जिला महिला अस्पताल में कराते हैं। तीनों स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। 5.5 पौने 6 महीने की प्रेगनेंसी है, उसके लिए जेल के चिकित्सक लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और बाहर से आकर के गायनोकोलॉजिस्ट हर 15 दिन पे उसको राय देती हैं तथा रिव्यू करती हैं तथा अल्ट्रासाउंड लिखा था तो जिला महिला चिकित्सालय भेजकर अल्ट्रासाउंड भी करा दिया गया है जिसमें प्रेगनेंसी नॉर्मल है। चिकित्सकों ने कुछ प्रेगनेंसी की दवाइयाँ लिखी हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स की देखरेख में नियमित रूप से दी जा रही हैं तथा कुछ एक्स्ट्रा डाइट लिखी है जैसे फल और दूध आदि, वो भी उसको नियमानुसार दिया जा रहा है। अच्छा सर, बताया जा रहा है कि उसके जो वकील हैं वो भी अलग अलग हो चुके हैं अब और इलाहाबाद से भी उसके लिए वकील के लिए संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि प्रारंभ में इन दोनों के पास कोई वकील नहीं था तो जिला कारागार स्तर पे इन्होंने अनुरोध किया था विधिक सहायता के लिए, तो इनका प्रार्थना पत्र लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराए गए थे। यहाँ से दोनों की बेल खारिज हो गई है। अब पता चला है कि साहिल के परिजनों ने अपना वकील अलग किया है। मुस्कान के पास अभी कोई वकील नहीं है तो एक माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रो बोनो लीगल सर्विस देने के लिए एक एडवोकेट प्रतिमा विश्वकर्मा जी तैयार हुई हैं। यदि वो चाहेगी तो अपने पेपर्स उनको उपलब्ध कराना चाहेगी तो वो करा दिए जाएंगे तथा बेल के लिए
वो प्रयास कर रही है। यदि उसके पास कोई सरकार प्राइवेट वकील नहीं करती है तो सरकारी वकील का ऑप्शन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा हमेशा खुला हुआ है। अच्छा सर, जेल में साहिल और मुस्कान अलग अलग हैं, क्या उनकी आपस में मुलाकात भी हो जाती है सर? देखिए, जेल में उन्हीं लोगों की आपस में मुलाकात हो सकती है जो पति पत्नी है या रक्त संबंधों से संबंधित हैं, जैसे कि पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता बेटा, उन्हीं की जो है मुलाकात हो सकती है। तो इन्होंने कोई इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया है कि ये पति पत्नी है, अतः इनकी मुलाकात जेल के अंदर संभव नहीं है। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये लोग आते हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी होती है, तो एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, माननीय न्यायालय में पेश होते हैं और उसी समय इनकी मुलाकात हो पाती है। मुस्कान 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसका डॉक्टरों द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। जो जो व्यवस्था डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है वो जेल में सभी उपलब्ध कराई जा रही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी। पूरे देश में बारिश अपना प्रकोप दिखा रही है। तेज बारिश के चलते हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके इसकी चपेट में आ गए। वहीं यमुना नदी की बात करें तो आगरा में भी इसका प्रकोप जो है वो अब देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आगरा में भी अब जो है बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यमुना जो है अब बात करें आगरा की तो अपना रौद्र रूप देखते हुए नजर आ रहा है। आगरा में बात की जाए, शहर की तटीय बस्तियों में डर का माहौल लोगों के मन में बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि ये मंजर 1978 की तबाही की यादों को ताज़ा कर देता है। मथुरा से रोजाना छोड़े जा रहे पानी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि गांवों से लेकर शहर तक इसका असर जो है साफ देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बाढ़ आई थी, पूरी जमुना पूरी हो गई थी फुल, और यहाँ तक के ये आपका पथवारी तक, बेलागंज पथवारी तक पानी पूरा फुल हो चुका था। समझे, सब जगह यहाँ से स्टीमर चालू हो गए थे। यहाँ रोड पूरे बंद हो चुके थे, जाम लग गए थे। कितने ही दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये फिर काफ़ी टाइम बाद जमुना में पानी कम होता चला गया। अब पानी काफ़ी बढ़ रहा है, मथुरा बैराज से छोड़ा जा रहा है और लगातार हाथीकुंड से छोड़ा जा रहा है। तो किस तरह देख रहे हैं अभी पानी? अभी तो बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया है, और भी उम्मीद है कि आ सकता है। समझे, ये आसपास के घरों को भी अल्टीमेटम। 1978 में आगरा में बाढ़ आई थी और हालात बद से बदतर हो गए थे। ऐसे ही हालात आगरा में इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि गोकुल बैराज और हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेस पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। ये आगरा की यमुना नदी है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आगरा की यमुना नदी अपने पूरे सवाब पर बह रही है। ये सामने पुल है, पुल भी कह सकते हैं कि 70-80% पूरी तरीके से यमुना में समा गए हैं। वहीं ये यमुना किनारे के रहने वाले लोग हैं, रिहायशी इलाका है, लेकिन यमुना का पानी जिस तरीके से यमुना में है उसके बाद रिहायशी इलाकों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, किस तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं? यमुना नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। अरे वो तो आ ही रहा, वो तो सबको दिख रहा, पानी आ रहा है। जिला प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं, कोई अल्टीमेटम वगैरह दिया है या कुछ नहीं है यहाँ पे? क्या कहेंगे भैया, जिला प्रशासन की ओर से कोई ऐसी अपील यहाँ की गई हो जिस तरीके से पानी घरों तक पहुँच गया है और आगे भी पानी बढ़ने की उम्मीद है? अभी तक तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं दिया गया, ना कोई सुविधा ही है हमें। अभी उम्मीद लगा रहे हैं कोई प्रशासन आए तो हमारी कोई सुविधा है। लेटरिन बाथरूम को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी। पानी आप देख ही रहे हो, वहाँ से पानी भर है। तो घरों तक पानी पहुंच गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आप यहाँ से निकल रहे हैं, कैसे एक डर के माहौल में जी रहे हैं? जी हाँ, डर तो है, पूरी बस्ती को डर है कि रात को पानी ज़्यादा ओवर नहीं हो जाए, बच्चों को परेशानी हो, निकलने की आने की परेशानी नहीं हो। हम तो कह रहे हैं कोई ऐसी सुविधा हो जाए, क्या नाम है, कुछ है। जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम शेल्टर होम बनाए हैं, ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि जो यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको वहां पर विस्थापित कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, ऐसा बता रहा हूं। आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, यमुना ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। भैया, पानी तो बहुत आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ कोई प्रशासन भी नहीं आ रहा देखने का है, और ना कोई नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा है। यहाँ कोई शौचालय है, ना कोई लेटरिन बाथरूम है। यहाँ जमुना जी पे आते थे, खुलेआम लेटरिन करते थे वो, अब वो भी बंद हो गए। यहाँ रास्ते में कर करके जाते हैं।
अब आपके घरों तक पानी पहुंच गया है तो पानी आ गया है हमारे यहाँ, कोई प्रशासन भी नहीं देखने आ रहा, ना कोई पुलिस आती है और ना कोई नगर निगम की तरफ से आता है। देखिए ये रिहायशी इलाका है और पूरी तरीके से आपको दिखा दें कि पानी यहाँ पर यमुना के नज़दीक एरिया है और पूरी तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। कड़ी मशक्क़त यहाँ पर हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम अपील भी की जा रही है कि यमुना किनारे रोड पर जो यमुना किनारा है वहाँ पर ना जाएं। हालांकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर अभी नहीं पहुँचा है। ये यमुना किनारे के निकट ही रिहायशी इलाका है। हालांकि हमने यहाँ के लोगों से बात की तो जिला प्रशासन की ओर से अभी कोई ऐसी सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुँचाई गई हैं। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की तरफ से भी अभी कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर पानी यमुना का पहुँच चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और नगर निगम इनकी मदद के लिए कब तक पहुँचते हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, सागर। तो फिलहाल के लिए खबर दिन भर पर मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।